मिला टाइम्स में आप सभी को मिला टाइम्स में आप सभी को खुशामदीद। 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में सीधे सीधे एक तरफा तौर पर एनडीए को, बीजेपी को फातेह और विनर दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को पहले की तरह फिर मेजोरिटी आएगी, बल्कि कुछ चैनलों के एग्जिट पोल में सीधे सीधे 400 तक बीजेपी को दिया जा रहा है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, 4 जून का रिजल्ट किस तरह आएगा और ये एग्जिट पोल एक तरह के दिख रहे हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे मशहूर एक्टिविस्ट, मशहूर हिस्टोरियन जनाब अमरेश मिश्रा साहब से। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेश जी, जो एग्जिट पोल आया है जिसमें एक तरफा तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, किस तरह आप इस एग्जिट पोल को देख रहे हैं? धन्यवाद शम जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, मैं इसको सीधे तौर पे ये देख रहा हूं कि जो इलेक्शन बीजेपी एनडीए हार गई है उसको जीत में परिवर्तित करने की ये पूरी एक कोशिश है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे जो कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो ऑपोजिशन के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो डिमोरलाइज्ड हो जाएं और वो जो काउंटिंग का दिन है उसमें वो आधी काउंटिंग के बाद छोड़ के चले जाएं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2017 गुजरात याद करिए, असेंबली चुनाव जिसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट जीत गई थी। 2017 गुजरात का असेंबली चुनाव जिसमें कांग्रेस जो है बिल्कुल, बीजेपी 90s में आ गई थी, कांग्रेस 80s में थी और बिल्कुल कांग्रेस जीतने की कगार पे थी और 10-12 सीटों का फर्क था, वो भी 500-600 वोटों से उसका ये तय हुए थे। हम 2022 उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे गुजरात की बात कर रहे हैं। उस चुनाव में ये क्या हुआ था? उस चुनाव में ये हुआ था कि उसमें कांग्रेस, उस समय पूरा माहौल ऐसा बना था, एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, हार्दिक पटेल वगैरह उस समय कांग्रेस के साथ थे और पूरे इलेक्शन को इसी तरह से मैनेज किया गया था कि काउंटिंग एजेंट्स जो हैं कांग्रेस के कई सीटों पे उन्होंने 2 बजे के बाद, आधी काउंटिंग के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, क्योंकि इस तरह का माहौल बन गया था कि अब वो बार बार काउंटिंग हो रही थी। मान लीजिए एक बार कांग्रेस का कैंडिडेट 1-2 हजार वोट से जीत गया, उसके बाद फिर काउंटिंग हुई, फिर वो 1,000 से जीता, फिर काउंटिंग हुई, फिर वो 500 से जीता, फिर काउंटिंग हुई, फिर वो 200 से हार गया। अब जब 200 से हार गया तो वहां पर पूरा ये बीजेपी वालों ने हल्ला मचाया। उनका अपना पहले से एक संगठित मामला था। तो चौथे राउंड में जब बीजेपी का कैंडिडेट 200 से जीता, उसके बाद पूरा एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें ये हुआ कि बीजेपी जीत गई और उसी में जो वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बीजेपी के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे दिया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं 2022 का, और इस बार कंस्टिट्यूएंसी के साथ। 2022 में कुर्सी विधानसभा बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा जी के बेटे राकेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, और वो पहली काउंटिंग में 10,000 से जीते, दूसरी फिर रिकाउंटिंग हुई 8,000 से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई फिर 8,000 से जीते। और उसके बाद तो फिर जो हुआ वो अद्भुत था। सीधे सीधे मतलब एक ये चौथे 5वें बार रिकाउंटिंग कराई गई, अल्टीमेटली वो 300-400 वोट से हारे। और जब वो जैसे ही हारे वैसे ही डीएम ने उनको वहां एसडीएम जो आर होता है, विधानसभा चुनाव थे 2022, तो एसडीएम जो आर था उसने उनको तुरंत, ये बीजेपी वाले को, उसने ये सर्टिफिकेट दे दिया। वहां मारपीट भी हो गई थी और वहां पर राकेश वर्मा, और उसके बाद राकेश वर्मा को तुरंत अरेस्ट भी कर लिया क्योंकि वहां पर एसडीएम से झड़प हो गई। कुर्सी के बगल में एक कंस्टिट्यूएंसी है रामनगर बाराबंकी जिले की कंस्टिट्यूएंसी, जहां किदवई साहब लड़ रहे थे। अब वो बहुत ज़ईफ थे, मतलब करीब 70 साल के ऊपर, वो भी सपा से लड़ रहे थे। उनके साथ भी यही हुआ, लेकिन उनके साथ ऑलमोस्ट ये हो गया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो क्योंकि 75-76 साल के थे, वो बेहोश हो गए। और वहां पर जो एसडीएम था आरओ, उसको लगा कि ये इनकी कहीं मौत ना हो जाए, और अगर इनकी मौत हो जाएगी तो वहां पर बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट थे तो बहुत सेंसिटिव मामला था, उनकी अगर डेथ हो जाती उसी दिन तो बहुत एक बवाल हो जाता, तो उसने उनको जीतने दिया। ये देखिए 2 एग्जांपल्स हमारे पास एक ही जिले के, एकदम बगल बगल सीटें हैं, कुर्सी रामनगर। 2022 का हमारे पास ये उदाहरण है।
आज जो समझ पा रहा हूं, अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश और बिहार मिला लीजिए, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, 543 सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं 120 सीटों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार आप मिला लीजिए, सीधा सीधा आंकड़ा है, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 35 से 40 जीत रहा है और बिहार में वो 25 से 30 सीटें जीत रहा है। किसी भी हालत में 60 से 70 सीटें 120 में आ रही। जो पार्टी यूपी बिहार में 60 से 70 लाए, और तीसरा अभी आप राज्य जोड़ लीजिए महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं, ये तीन सबसे बड़े हो गए। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं, बट हमने ले लिया यूपी बिहार 80-40 और महाराष्ट्र की 48। महाराष्ट्र में तो एग्जिट पोल खुद बता रहे हैं कि पूरी नेक टू नेक फाइट है, हाफ हाफ है मामला, 24-24 है, कुछ 26 दे रहे हैं एनडीए को, 24 दे रहे हैं इंडिया को। लेकिन असलियत महाराष्ट्र की क्या है? असलियत महाराष्ट्र की मैं पूरा घूमा विदर्भ रीजन, और उस वहां पर बीजेपी पूरी तरह से वहां हार रही है। वहां पर इंडिया अलायंस की कम से कम 30 से 35 सीटें आ रही। तो आप ये बताइए कि जब 48 मिला दीजिए महाराष्ट्र का 120 में, तो 168 हुआ। 168 सीटें उधर, 65-70 सीटें यूपी बिहार से ये जीत रही, 30 आप महाराष्ट्र का जोड़ दिए, 25-30 जोड़ दिए, 100 ये कितना हुआ, 120 168 सीटों में ऑलमोस्ट 100 जो है वो इंडिया की आ रही है इन तीन राज्यों में। कैसे इंडिया हार रही है, ये हमें कोई समझा दे। अब लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए आखिरी चरण में, हम ज्यादा इस पे कोई हम नहीं, लोग मैं मतलब आपकी वीडियो देख रहा था अमरेश जी, आपने जो कल वीडियो बनाया शाम में, तो आप अयोध्या तक के बारे में दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार रही है। वाराणसी के बारे में आप कह रहे हैं कि मोदी जी खतरे में है। दोनों, क्योंकि मैं गया था वहां। अब अयोध्या का मैं आपको बताऊं, अयोध्या में जो लल्लू सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से रावत कैंडिडेट है, अवधेश रावत, जो कि विधायक भी है वहां का, समाजवादी पार्टी का एक वहां की कंस्टिट्यूएंसी से, मेरे ख्याल से मिल्कीपुर से शायद वो विधायक भी हैं, और एससी हैं वो। जनरल सीट पे सपा ने एससी कैंडिडेट को लड़ाया, ठीक, अयोध्या में, और 6 लाख, अच्छा आप देखिए अयोध्या के पूरा जो इलेक्टोरेट है करीब 16 लाख है, उसमें से 6 लाख पासी हैं। और ये जो भाई देखिए, पास आप एससी का जो काउंट होता है वो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1931 में सेंसस हुआ था, तो उसमें आप ओबीसी की क्या संख्या वो नहीं पता, इसलिए कास्ट सेंसस की बात होती है। लेकिन एससी की तो काउंटिंग होती है ना। एससी तो अगर इंडिया ऑफिशियल काउंटिंग 2011 में आखिरी हुई, तो उसमें कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने, क्योंकि एससी एसटी को रिजर्वेशन का इशू है, और उनका हमेशा से सेंसस में उनकी काउंटिंग होती रही है। 1947 के बाद के सेंसस में ओबीसी की ऐसा कास्ट काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन एससी एसटी की हुई है। तो अयोध्या जैसी सीट पे आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है वो, उसमें कोई छुपी बात, कोई अंदाजा नहीं है। उसमें 6 लाख उसमें जो है ये मतलब 6 लाख से ज्यादा करीब, उसमें 8 से 9 लाख उसमें एससी वोटर हैं, और फिर भी वो जनरल कंस्टिट्यूएंसी है, और उसमें से 6 लाख जो है केवल पासी, क्योंकि वहां पर सब कैटेगरी भी बनाई गई इस तरह से, पासी और जो दूसरी जिसको वो कहना थोड़ा असंवैधानिक है, चलिए हम जाटव कह रहे हैं, पासी, जाटव, वाल्मीकि, ये जो सारी जो कास्ट हैं एससी में, उनका पूरा एक, तो पासी वहां सब। तो अब जो ये पूरी सिचुएशन है, अच्छा ठीक है, पासी अगर स्ट्रांग है तो वो क्यों पासी कैंडिडेट को दे, बीजेपी को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन वहां पर जो मोबिलाइजेशन, आप जाइए, जहां आप किसी रिक्शे वाले से बात करिए, किसी ठेले वाले से बात करिए, किसी भी गरीब आदमी से बात करिए, वहां सीधे एक पूरी बात आ रही है कि वहां पर एक तरफा सपा को वोट, एक तरफा। और ये देखिए, ये लोग ऐसी सीटों पे जहां 1-1, 2-2 लाख की लीड इंडिया की होगी, उसको ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अच्छा जी पूछिए। नहीं, तो आप अपनी वीडियो में कह रहे थे कि अजीत अंजुम और PM4 वाले रविश, ये सब भी मतलब एक गलत वो आंकड़ा बता रहे हैं, आप उनको एक तरह से टारगेट नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत आंकड़ा बता रहे हैं, मैंने कहा वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी जो गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, उसको चैलेंज नहीं कर रहा है, और वो उसकी वजह मैंने बताई कि वो चैलेंज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग पॉलिटिकल नहीं, मतलब उनकी जो मानसिकता है वो एक, जैसे पत्रकार की भाई एक होती है,
थोड़ा सा पॉलिटिकल पत्रकार होता है, बिना पॉलिटिकल हुए आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। आप किसी पार्टी के पक्ष में ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपका पॉलिटिकल माइंडसेट तो होता है ना। और चुनाव में देखिए क्या होता है कि चुनाव जो होता है वो एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, राजनीतिक एक्सरसाइज। उसमें आप आंकड़ों से बहुत चीजें नहीं तय कर सकते। अगर राजनीतिक मूड आपके हमने यूनिवर्सिटी से लेके और बड़े बड़े विधानसभा के हमने चुनाव हमने देखे। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुई थी जी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद 26 जनवरी 1993 को अशोक सिंघल इलाहाबाद आए और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यूनियन एबीवीपी के हाथ में थी। उन्होंने कहा हम झंडा फहराएंगे वहां पर, तिरंगा। हम लोग वहां, मैं इस समय छात्र था, आईसा उस समय बन चुका था और हम लोग वामपंथी छात्र थे और हम लोग के पास भी 2 बार यूनियन थी और हमारे पास कैंडिडेट लाल बहादुर सिंह थे जो सेकंड आए थे और जो प्रेसिडेंट थे लक्ष्मी शंकर ओझा, वो एबीवीपी के थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया। उसका विरोध इतना भयंकर हो गया कि उसमें पूरा जो है इनको वापस लौटना पड़ा अशोक सिंघल को बिना झंडा फहराए। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ जिसमें लाल बहादुर सिंह जीत गए। बीएचयू का चुनाव हुआ जिसमें आईसा जीत गई, 93 की बात मैं बता रहा हूँ। और उसी साल सपा बसपा जो है, उसी साल विधानसभा चुनाव हुए। 1991 की विधानसभा में 221 सीटें बीजेपी लाई थी। 1993 की विधानसभा में अगर आपको याद हो, एक सीट बीजेपी की ज्यादा थी, 176 बीजेपी थी, 175 सपा बसपा थे, एक सीट ज्यादा थी बीजेपी की, लेकिन वो 221 से 176 पे आ गई थी और वहां पर पूरी बात साफ हो गई थी और उसको कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। तो ये हो गया, मतलब एसपी बीएसपी को, तो एसपी बीएसपी की सरकार बन गई। तो जब उस चरम माहौल में जब बाबरी मस्जिद, अच्छा एक चीज और बता दें आपको कि अयोध्या में मित्रसेन यादव बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में जीत चुके थे। मतलब बाबरी मस्जिद ढहाने के मेरे ख्याल से 89 में या हाँ 91 में जब वो गोली चल चुकी थी और पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया था, उस समय कम्युनिस्ट कैंडिडेट जो उस समय फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी थी उसमें जीते थे। अच्छा, बनारस में आपको मैं और बताऊं, जो अयोध्या है उसको जितना भी कहा जाए कि बीजेपी ने वहां राम मंदिर बना दिया, उसको धार्मिक शहर बना दिया, बट वहां के जो लोगों की सोच है वो मतलब सभी के साथ है, कोई बीजेपी के साथ खास नहीं है। या अयोध्या लोकसभा सीट वो बीजेपी की परमानेंट सीट नहीं है अभी तक। हाँ ये बात तो देखिए, बीजेपी की अयोध्या भी नहीं है, बनारस भी कभी बीजेपी की कोई सीट नहीं रही। बनारस में तो 2004 क्या मोदी जी जिस तरह वाराणसी से ज्यादा उन्होंने अयोध्या को प्रमोट किया, वहां एयरपोर्ट बनाए गए, राम मंदिर बनाया, तो पीएम मोदी अयोध्या से क्यों चुनाव नहीं लड़े, वो वाराणसी जाते? क्या यही वजह है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे की जीत हो चुकी है या वाराणसी जैसा उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अयोध्या में? नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अयोध्या में जो शहरी हिस्सा है, फैजाबाद शहर है वहां और बड़ा पुराना शहर है, बड़ा कदीम शहर है, नवाबों का शहर रहा है। लखनऊ के पहले जो अवध की नवाबी थी उसका कैपिटल फैजाबाद था। लेकिन वहां पर बनारस में जिस तरीके का एक अर्बन पॉपुलेशन है और एक थोड़ा धार्मिक माहौल है और इस तरह की चीजें हैं, उतनी कभी फैजाबाद अयोध्या में नहीं रही। इतना बड़ा आंदोलन चल गया, इतना हो गया। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ, जब 6 तारीख को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद अयोध्या में दंगे नहीं हुए। जो दंगे हुए थे बाहरियों ने किए। देखिए वो पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो आंध्र प्रदेश से कार सेवा, तो अमरीश जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा, आवाज नहीं आ रही है। अमरीश जी आपकी आवाज, जैसे अमरीश जी मशहूर एनालिस्ट है, तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल भी हैं, चीजों पर नजर रखते हैं, और अमरीश जी सीधे सीधे बता रहे हैं हमें कि जो अभी पॉलिटिकल पार्टियों का जो तज्जिया आया है, जो एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट पोल सच्चाई पर मबनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हकीकत के खिलाफ है। उसमें वन साइडेड एक पार्टी को दिखाया गया है कि बीजेपी और एनडीए जीत रही है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक सोच होती है कि अगर इस तरह दिखा दिया जाए कि पार्टी जीत रही है, दूसरी हार रही है, तो जब काउंटिंग शुरू होती है, जो एजेंट वहां पर होते हैं, काउंटिंग एजेंट, तो कहीं ना कहीं जहनी तौर पर ये तैयार होता है कि हमारी हार हो रही है, इसलिए वो पहले से ही मायूस रहता है, चीजों पर नजर नहीं रखता है और फिर जानबूझकर उसको हराया जाता है। तो एक पॉलिसी होती है, एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, इसलिए एग्जिट पोल इस तरह के लाए जाते हैं। और यही वजह, मैंने भी एक ट्वीट किया
जितने सारे टीवी चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं सभी के सभी एक तरह के हैं। जी अमरेश जी, दोबारा से आपका स्वागत है, हाँ डिस्कनेक्ट हो सॉरी, गया वो था। लाइट की कुछ जी समस्या हो गई थी। जी जी जी, जी। जो तो आपके कुछ कह मैं रहे थे उसको पूरा कीजिए। जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सपा का इन्फ्लुएंस रहा, तो उस वजह से जी बहुत सारी वजह हैं जी जिससे नरेंद्र मोदी वहां नहीं लड़ते, लेकिन वाराणसी से वो लड़े। और वाराणसी में मैंने इस बार जो माहौल देखा, कि मैं आपको तारीख बता दूं, 1 जून को पोलिंग हुई है ये वाराणसी की कल, और 30 मई को मैं वहां गया था, मैं लैंड किया, और मेरे ही साथ कुछ समय पहले मनोज तिवारी की फ्लाइट भी आई थी। मनोज तिवारी जब बाहर निकले, जो कि वहां दिल्ली से लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ, वो जब निकले तो मुझे अजीब लगा, सड़क पे उनको लोग गाली दे रहे थे, और इतनी भद्दी भद्दी बातें मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई, और उनका वो वहां से लड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो पहचाने हुए चेहरे हैं, भोजपुरी, उसके बनारस रीजन में उनको सब लोग जानते हैं, उनको गाली देने का क्या अर्थ है भाई? उनको लोग भोजपुरी, मतलब जो जो भाषा होती है ना, एक उसकी भोजपुरी की, जिसमें भोजपुरी नचनिया भाषा। गवैया, जी हाँ, वो उस तरीके के और भी थोड़े अपशब्द थे। तो मुझे, अच्छा, बिल्कुल अनजान लोग थे, और इनके साथ 5 लोग थे, बस 5 लोग थे। वो लोग गाड़ी वाड़ी कहीं रोकी थी उन्होंने, कुछ अपना खा पी रहे थे, क्या कर रहे थे, शायद पान वान लेने के लिए रुके थे, और वो लोगों ने वहां पर गाली देनी शुरू की, तो वो कार लेके वहां से चले गए। अब मैं उसके बाद, देखिए, 30 तारीख को ये घटना हुई, फिर मैं मऊ गया, आजमगढ़ गया, मऊ गया, और फिर मैं बलिया गया। और बलिया में मैंने जो सीन देखा है, मैं आपको बताऊं कि मतलब, जो ये 31 मई की बात है, जब प्रचार बंद हो गया था। उसके जी पहले मैं बता दूं, मऊ में अखिलेश यादव की रैली थी, आखिरी बहुत बड़ी रैली हुई, और घोसी सीट से जो वहां राजीव राय लड़ रहे हैं, वो उनकी जीत खुद विपक्ष के ही लोग कह रहे थे, क्योंकि वहां अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, जो कि सुहेलदेव बीएसपी के हैं, ओम प्रकाश राजभर के लड़के। तो वो उनकी हालत वो कहीं दिख नहीं रहे, मतलब खुद भी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि यहाँ से सपा जीतेगी। अब आप देखिए, मैं उसके बाद बलिया पहुंचा, जिस दिन प्रचार बंद हो गया था, 31 तारीख को। बलिया में मैं घूम रहा था, क्योंकि उसमें यह था कि कई विधानसभा, जैसे बैरिया वगैरह, वहां पर एक बड़े लेवल पे कैप्चरिंग की बात आ रही थी हम लोग के बीच। और नीरज शेखर, वहां चंद्रशेखर जी के लड़के, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, सनातन पांडे सभा के चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार 2019 में मात्र 10,000 वोट से हारे। और उस 10,000 के पीछे आप देखिए कि 11 बूथ जो हैं ऑफिशियली वहां पर बलिया में कैप्चर हुए थे। उनके नाम भी मेरे पास है, उनके नाम भी मेरे पास हैं। तो ये जो पूरी बात है, मैं जब बलिया पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां जो इंतजामात थे, मतलब हमको गोरखा दिखाई पड़ रहे कि गोरखा यहाँ पर, तो गोरखा पता चला कि वो पूरा जो एक बीएसएफ का जो एक गोरखा कंटिंजेंट है, वो आया हुआ है बलिया। उसके बाद मैं आपको एक चीज और चौंका देने वाली बताऊं, मैंने कम से कम 45 से 50 प्लेन क्लोथ्स में लोग देखे जो राइफल लिए थे, और पूछने पे पता चला कि ये सब हैं पुलिस मित्र हैं या पीएसी के लोग हैं, जो जो सादी वर्दी में घूम रहे हैं, 40 से 50। और बैरिया से ही पिछली बार सनातन पांडे 10,000 वोट से हारे थे। और अभी जो रिपोर्ट है हमें पोलिंग की, उसमें इसी तरह की रिपोर्ट है कि वहां पर एक बड़े लेवल की वहां पर कैप्चरिंग वगैरह, साइलेंट कैप्चरिंग, ईवीएम के जमाने में दूसरी तरह की होती है, साइलेंट कैप्चरिंग मिली भगत से प्रशासन के। तो वो, अब जो ये पूरी स्थिति मैंने, अच्छा, अब फिर भी लोग कह रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग, कि सनातन पांडे और उनमें टक्कर है और कोई भी जीत सकता है। अब काउंटिंग के दिन सीधी सी बात है, अगर आपने एग्जिट पोल पे शायद यूपी में 70-72 सीटें दिखाई गई हैं, है ना? जी 70-72 सीटें यूपी में 65 दिखाई से गई, 70 तक दिखाई जा रही है। हाँ, 70 तक दिखाई जा रही। तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें बलिया को उन्होंने किस रेंज में रखा, कैसा रखा है, क्योंकि ब्रेकअप अभी तक मैंने नहीं देखा है कि यूपी की हर सीट का या रीजन वाइज कोई एग्जिट पोल किया हो किसी ने, ये मैंने नहीं देखा है। तो उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 70-72 में 10 जो 8 या 10 एनडीए इंडिया की जो दिखा रहे हैं, वो कहाँ से दिखा रहे हैं, कौन सी सीटें दिखा रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। तो लेकिन उसमें देखिए, जो आखिरी चरण के जो करीब 13 सीटें यूपी की और 8 सीटें बिहार की, जो आखिरी चरण के 1 जून को जिनमें चुनाव हुआ है पूरे पूर्वांचल में, इसमें देखिए बनारस और गोरखपुर छोड़ के, अब मैं इसलिए इनको छोड़ रहा हूं क्योंकि एक लोग कहेंगे भाई योगी की सीट पे आप कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे,
रवि किशन हार जाएंगे। लेकिन काजल निषाद वहां जबरदस्त चुनाव लड़ी, सबको पता है। मेनका गांधी की इसके पहले जो सुल्तानपुर से था वहां से भी निषाद कैंडिडेट है, तो वो पूरा एक निषादों का जो एक पूरा वोट है वो सपा की तरफ चला गया, और वो बीजेपी का वोट था। वो 2022 में निषादों ने बीजेपी को वोट किया था, और उसके पहले 2017 में भी किया था। और आपको याद होगा 2018 में एक बार जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, तो 2018 में बीजेपी हारी, वो भी निषाद कैंडिडेट से, जो सपा बसपा का जॉइंट कैंडिडेट था। तो ये देखिए पूरी जो स्थिति है, इसमें आप ही बताइए कि हम कैसे विश्वास कर लें एग्जिट पोल को। बिल्कुल। अच्छा, एग्जिट पोल में एक और अमेजिंग बात कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई वजूद नहीं, वहां SYR की सरकार है और उसको 0 से 2 सीट दी जा रही है, और बीजेपी की 20-22 सीटें दिखाई जा रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और वहां 28 में से 26-27 सीटें बीजेपी को दी जा रही है। तेलंगाना में या तो BRS है वहां या कांग्रेस है, वहां भी कांग्रेस की 6-7 सीटें दिखाई जा रही है और बीजेपी की अच्छी खासी 11-12 सीटें दिखाई जा रही है, क्योंकि वहां लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। तो इधर की बातें तो किसी हद तक समझ में आ जाती है, लेकिन साउथ में भी इतना ज्यादा ये बीजेपी को दे रहे हैं। और साउथ में आप याद करिए कि प्रशांत किशोर ने कहना शुरू किया था कि बीजेपी 303 लाएगी और साउथ इंडिया में और सीटें लाएगी, क्योंकि साउथ इंडिया में उसको सीटें मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने कहा था एग्जिट पोल के पहले, कम से कम एक हफ्ता एग्जिट पोल के पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। हर जगह उनका इंटरव्यू आया। करण थापर के साथ उनका वायर में इंटरव्यू था, जिसमें ऑलमोस्ट लास्ट तक आते आते झगड़ा, एक पूरा वाद विवाद हो गया। फेमस है वो चीज, ऑन कैमरा है। प्रशांत किशोर ने जो कहा वही कैसे आ रहा है एग्जिट पोल। और दूसरी बात, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्रा में और तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। और वही दिखाया भी जा रहा है एग्जिट पोल में। बंगाल वही दिखाया भी जा रहा है, बड़ी है, वही दिखाया जा रहा है, वही दिखाया जा रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, सोचिए आप कितना प्रिसाइज प्रशांत किशोर ने जो कहा, और एग्जिट पोल है, कि उन्होंने ये भी कहा था कि तमिलनाडु में 1-2 आ जाएंगी, केरला में 1 सीट दिखा रहे हैं बीजेपी, केरला में, और ये तमिलनाडु में भी 1-2 सीटें दिखा रहे हैं। आज तक का तो 2 सीट दिखा रहा है, तमिलनाडु में 3 सीट। तो आप सोचो, अच्छा यही बात तो प्रशांत किशोर बोल रहे थे। मुझे अचरज ये है, एग्जिट पोल जो आ रहा है वो प्रशांत किशोर जो वहां पर। अच्छा एक चीज और मैं आपको याद, देखिए जहां पर धांधली का शक होता है, एक चीज और आपको याद दिला दूं कि जब बंगाल के चुनाव थे, ये गौर करने की बात है, 2021 में जब 2021 में जब बंगाल के चुनाव थे, ये हो रहा था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। प्रशांत किशोर ही आए सामने और उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी 3 डिजिट पार नहीं करेगी, नीचे रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है, उसमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन विधानसभा सीटों में बीजेपी जो है वो 100 के नीचे आ जाएगी। तभी मुझे शक हुआ था कि कोई डील है, कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है कि हम MP सीट दे देंगे, हम ये नहीं। लेकिन लेटेस्ट मुझे खबर है कि ममता बनर्जी, अगर कोई डील रही होगी तो ममता बनर्जी ने उस डील से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी 2024 का जो चुनाव है ये इसको फेयर होने दो। अब उस पूरी सिचुएशन में फिर भी ये लोग जानते हुए कि बंगाल में बीजेपी जो पिछली बार 18 सीट ले आई थी, इस बार वो उससे कम होने जा रही है, उसकी बढ़त दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से बंगाल में कितनी दिखा रहे हैं, करीब 27-28 या 26 सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी की। 26 सीट दिखा रहे हैं, बताइए 26 सीटें। आप ये बताइए कि वहां पर करीब 28 से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर दलित पॉपुलेशन है, जो ये बीजेपी क्लेम कर रही थी कि मतुआ वोट उसको 2021 में मिलेगा, वो नहीं मिला अल्टीमेटली ना। मतुआ वोट जो है शेड्यूल कास्ट का बंगाल में, वो गया ममता बनर्जी के पास। और तो आप ये बताइए कि अभी कौन सा ऐसा इंडिकेशन आया है 2021 और 2024 के बीच में, कोई बड़ा आंदोलन मतुआ का होता, कोई बड़ा आंदोलन बीजेपी लीड करती, कोई तो इंडिकेशन होता कि जो शेड्यूल का जो जिस तरह चुनाव से पहले सीए नाफिज करने का ऐलान किया हुकूमत ने, अमित शाह ने, तो सीए के जरिए मतुआ समाज को अपना वोट बैंक बनाने की एक प्लानिंग इनकी थी, क्योंकि उन लोगों का दावा है या सरकार उनको कह रही है कि अभी तक तुमको मुकम्मल शहरियत नहीं मिली है, सीए के जरिए तुमको शहरियत मिलेगी। ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, उनको शहरियत मिल चुकी है, तमाम तरह के सरकारी स्कीमों से वो फायदा उठा रहे हैं, तो दोबारा उनको शहरियत देने की कोई जरूरत नहीं है।
तो हो सकता है इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई हो। एक और वजह बंगाल में कि टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में बीजेपी इसका फायदा उठा रही हो? और जिस भाई डील ये की तो आप बात देखिए, कर रहे हैं कि ममता बनर्जी हट गई थी, कहीं ममता बनर्जी की डील हो, क्योंकि हर कोशिश के बावजूद कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने समझौता नहीं किया बंगाल में। देखिए वो मैं आपको बताऊं, वो 2021 का जो चुनाव था उसमें भी कांग्रेस और लेफ्ट लड़ी थी। और जी। कांग्रेस और लेफ्ट अगर अलग से नहीं लड़ती, देखिए एंटी ममता वोट जो है उसका डिवीजन जरूरी है वहां पर। जी। और 2021 में बहुत बड़ी, अगर कांग्रेस और लेफ्ट नहीं मिलती तो सारा एंटी ममता वोट बीजेपी को जाता। बीजेपी की जी। सीटें 76 से ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन 110, एक मतलब थ्री डिजिट्स बीजेपी क्रॉस कर लेती। जो करीब 10% वोट, 10 से 12% वोट कांग्रेस लेफ्ट को मिला है, उसमें से आधे से ज्यादा बीजेपी को चला जाता, और तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाती बंगाल में। वही स्थिति अभी है। एंटी ममता वोट का डिवीजन हुआ है, इससे बीजेपी को नुकसान है, इससे बीजेपी को नुकसान है। देखिए 18 उसकी पीक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो 18 सीटें बीजेपी जीती है उससे ज्यादा अगर कांग्रेस और लेफ्ट मैदान में नहीं होती, तब फिर बीजेपी को अपना वोट शेयर जो उसको 2019 में जो बंगाल में उसका वोट शेयर था, उससे उसको कम से कम 10 से 12% का, जब मतलब पूरी जो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की जो वोट शेयर हैं सबके सब अगर ट्रांसफर नहीं हुए 2024 में, तो बीजेपी की 26 सीटें कहां से आ रही, कहीं से नहीं आ रही, आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बंगाल को लेकर के सवाल है कि बंगाल में इसी तरह कर्नाटका में बीजेपी दावा कर रही है, वहां नहीं तो सरकार है बंगाल में कम्युनिस्ट। मैं आपको बता दूं कि आप देखिएगा भाई अगर 4 तारीख को जैसे धांधली की बात हो रही है, सारी हो रही है, तो धान तो चलिए हम एक चांस उस बीजेपी को हम बंगाल में हम देते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस और लेफ्ट का वोट 2% होना चाहिए। अगर 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 बंगाल में 26 सीटें बीजेपी जीत रही है और बाकी जो करीब 16 बच रही हैं वो टीएमसी जीत रही है, और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का फिर वोट तब भी 12% आएगा, बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा, टीएमसी का कम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। टीएमसी का वोट जो है वो फिक्स्ड है, जो 10-12% लेफ्ट और कांग्रेस का है वो बीजेपी, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और कांग्रेस 1 या 2% पे आ जाए, तब जाके बीजेपी 26% लाएगी, जो कि असंभव है, जो कि कभी 10 से, और बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अपना वोट जितना कम हुआ था 2021 में 10 से 12, उसके नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल। उतने तो उनके कार्टर हैं। प्रशांत प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने 2021 में जैसा कहा वैसा ही एग्जिट पोल भी तकरीबन आया। इस मर्तबा भी प्रशांत किशोर नहीं, का रिजल्ट वैसे ही आया, जो प्रशांत किशोर ने रिजल्ट कहा था वैसा है। रिजल्ट भी वही है। इस मौका भी प्रशांत किशोर ने पहले इंटरव्यू दिया कि 300 के पार बीजेपी आएगी। एग्जिट पोल हाँ जितने सारे आए हैं, जितने सारी एजेंसियों के, सब सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इससे पहले स्टेट के एग्जिट पोल आते थे तो अच्छा खासा फर्क होता था। इस मर्तबा सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को 300 से 350 के बीच में सीटें दी जा रही है, और इंडिया को सारे लोग 140 से 160 तक महदूद कर रहे हैं। तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही है एग्जिट पोल्स में। क्या आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल सबने किया है सच में, या कहीं से स्क्रिप्ट लिख करके दिया गया है? नहीं, स्क्रिप्ट लिख करके दिया गया है। और प्रशांत किशोर जो है वो पहले अपने को कहते थे हम अलग हैं, कांग्रेस से भी अलग हैं, बीजेपी से भी अलग हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और वो उनके अंदर से हमेशा रिश्ते बने रहे। भाई कुछ मतभेद हुए होंगे अमित शाह से, किसी से, लेकिन फिर से वो तो सारी चीजें हैं, तो उन्हीं के आदमी, प्रशांत किशोर बीजेपी के आदमी है, उनसे फिर से रिश्ता बन गया हो इसमें। और वो जिस तरह की बात कर रहे थे, अचानक एकदम से अपने पूरी ट्यून चेंज कर दी उन्होंने, जबकि इसके पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए, अगर इसके पहले जो इन्होंने बीजेपी की सीटें प्रेडिक्ट करने की उनकी मेजोरिटी प्रेडिक्ट की, उसके पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए इन्हीं चुनावों पे। तो प्रशांत किशोर ये कहते थे कि जनता में बीजेपी को लेके संदेह है। और क्यों कहते थे, प्रशांत किशोर बोलते थे कि संदेह है, और बिल्कुल संदेह क्यों लगातार है? बोल रहे थे वो। हाँ नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जनता में संदेह है। और संदेह किस लिए है? संदेह इसलिए है क्योंकि ऐसा कैसे होता है कि जब वही करप्ट आदमी जो ऑपोजिशन का है, जब वो बीजेपी में पहुंच जाता है, तो ये बात प्रशासन ने कही ऑन कैमरा कि वो जब बीजेपी में पहुंच जाता है तो स्पार्क साफ हो जाता है। ये जनता के गले नहीं उतर रही, ये प्रशांत किशोर ने कहा। और अपनी यात्राओं का एक्सपीरियंस भी उन्होंने बताया जो बिहार में वो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा था कि बिहार की जो सिचुएशन है उसमें नीतीश कुमार जो हैं
उनको अब वोट कोई नहीं देगा। बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन इनको नीतीश कुमार को कोई वोट नहीं देगा। तो बिहार में आप कैसे नीतीश कुमार को इतनी सीटें दे रहे हैं? भाई वो तो अलायंस, बीजेपी तो 17 सीटों पे लड़ रही है और वो करीब हमारे ख्याल से 16 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो आप किस हिसाब से, जब तो प्रशांत किशोर की खुद की बातें अपनी अंतर विरोधों से भरी हुई है और ये साफ है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में, बीजेपी के इन्फ्लुएंस में, प्रेशर में, पैसे की उसमें पता नहीं। प्रशांत किशोर पर इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी बिहार में जन स्वराज के जरिए प्रशांत किशोर हर गांव तक पहुंच रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को सैलरी पर रख रहे हैं, उनको अपना सोशल मीडिया पे प्रमोशन करवा रहे हैं, हर गांव में, हर ब्लॉक में उनकी 5-10 गाड़ियां घूम रही है। तो इस पर भी लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना फंड कहां से आ रहा है कि इतना वो यात्रा पर खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, सैलरीज देकर के अच्छी खासी लोगों को हायर कर रहे हैं। तो इस पर भी सवाल है, क्या उनकी कंपनी ने इतना कमा लिया? हालांकि उनकी कंपनी का जो वर्थ है इतना नहीं है कि जिससे इतना बड़ा वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस पर भी सवाल है। नहीं, और उसमें हमारी रिपोर्ट है कि करीब हजारों करोड़ प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा में खर्च किया है और उसको बीजेपी ने फंड किया। देखिए, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। इस पे अगर जांच हो जाए कायदे की, तो ये बातें, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताऊं, 2019 में जो चुनाव हुआ था, एग्जिट पोल ऐसे ही आए थे, उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा था। कभी उनका ये बयान नहीं आया था कि एग्जिट पोल गलत हैं या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस बार राहुल गांधी का आज का जो स्टेटमेंट है, और वो बड़ा ही, मैं चाहूंगा लोग तवज्जो दें। और राहुल गांधी, क्योंकि मैं तो देखिए स्वतंत्र आदमी हूं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने 2 बातें कही थी चुनाव के पहले। उन्होंने ये बात कही थी, जब इनकम टैक्स वगैरह का इशू हो रहा था, जब ऑपोजिशन को जेल भेजा जा रहा था ईडी के मामलों में, तो राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी को समझना चाहिए कि हर वक्त वो सत्ता में नहीं रहेगी, और जब वो सत्ता से हटेगी तो फिर कार्रवाई होगी। उन्होंने बहुत ही एक दूसरे टोन में कहा था, कार्रवाई होगी, और फिर कार्रवाई ऐसी होगी जो ये सब बंद हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, और ये बात कहीं ना कहीं मोदी को लग गई है। दूसरी बात, आज जो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि एग्जिट पोल ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने सीधे कहा एग्जिट पोल जो है वो सब हवाई हैं, ये सब गोदी मीडिया के हैं। दूसरा, उनसे सवाल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सिद्धू मूसवाले का गाना है 295, वो धारा 295 के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि वो आपने गाना सुना है 295। अब इसमें देखिए, इसमें क्या इंडिकेशन है? राजनीति में संदेशों का बहुत बड़ा रोल होता है। सिद्धू मूसवाला का वो गाना एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो सिद्धू मूसवाला बिल्कुल एक तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई का अनुमोदन करते थे, वो उसी चीज के लिए जाने जाते थे। धारा 295 के खिलाफ वो गाना था। राहुल गांधी ने ये हिंट कर दिया है कि अगर गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठे, ये उन्होंने साफ कह दिया है इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी जब कल एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसी टाइम कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया अपने तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियों की तस्वीर के साथ, और उसके जरिए कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, और हमारे तमाम साथियों की का जो रिजल्ट आएगा, जो सीटें आएगी, तो वो 295। तो कांग्रेस ने भी ट्विटर पर यही अपना एग्जिट पोल जारी किया। आज सुप्रिया श्रीनेत ने भी एनआईए से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे तमाम दलों ने मिल करके बाज़ाब्ता हर एक सीट का तज्जिया किया है, सर्वे किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि 295 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी, किसी और की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके लीडर्स भी इसी कॉन्फिडेंस में इस बार बात कर रहे हैं, और नंबर भी जाहिर कर रहे हैं 295। इससे पहले कांग्रेस इस तरह और आप देखिएगा, और आप देखिएगा कि जी, आप देखिएगा 2014-2019 में ऐसे बयान कांग्रेस ने नहीं दिए थे। जी बिल्कुल, 2014-2019 में इस तरह का कॉन्फिडेंस, और इस मर्तबा तो कांग्रेस ने और तमाम उसके इत्तेहादियों ने अपने प्रवक्ता को टीवी चैनल पर भी जाने से रोक दिया, पाबंदी लगा दी कि कोई भी एग्जिट पोल की डिबेट में शरीक नहीं होगा। जो है ग्राउंड पे भी दिखाई पड़ती है, और ये चीज ग्राउंड पे भी दिखाई पड़ती है जब आप उत्तर प्रदेश, बिहार में घूमिए। अच्छा, लोग देखिए, ये मैंने तो अपने वीडियो में जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैंने अपने अमरीश मिश्रा स्पीक्स चैनल में डाला कल, उसमें मैंने ये कहा कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ में 100 हम महाराष्ट्र में ये राजस्थान में 25 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं हम, जबकि एग्जिट पोल 2 कम दे रहा है। हमने कहा चलो 25 ले जाओ, उसमें मध्य प्रदेश में 29 ले जाओ, छत्तीसगढ़ में 11 ले जाओ, गुजरात में 26 ले जाओ। कितनी हुई ये मिला के, कितनी हुई? ये 100 नहीं पार कर रही। बिल्कुल। और आप सारी सीटें ले जाइए यहाँ पर, और अगर यूपी बिहार में आप बैठ गए तो मामला खत्म है। यूपी बिहार महाराष्ट्र में मामला खत्म है। आप बंगाल में भी आप ले आइए 26, वो भी जोड़ दो, तब भी तुम 100 से आप बैठ कहाँ? तो भाई और उसके बाद क्या आप सीटें कम होगी तो फिर इधर इंडिया अलायंस की सीटें तो बढ़ेंगी ना, बड़े, वही बात है ना। और मैं वही कह रहा हूँ, जबकि हमें लगता है राजस्थान में भी इसकी इंडिया अलायंस की करीब 7 से 8 सीटें आएंगी, लेकिन हम एक आर्गुमेंट किससे वो कह रहे हैं कि हम सारी सीटें उनको दे दें, इन राज्यों की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उनकी सारी सीटें दे दें और हम 26 सीटें दे दें बंगाल की। कितना हुआ आप बताओ? आंध्र प्रदेश में जो ये लोग दिखा रहे हैं वो फर्जी है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी केवल 6 सीटों पे लड़ रही, तो 6 सीटों में वो 6 की 6 जीत जाए, वो भी आप जोड़ लीजिए तो कितना हुआ? उड़ीसा में आप चलिए 21 सीटें, 21 से तुम 22 तो नहीं जीत सकते, 21 से 21 तुम जोड़ दो, सारा कुछ जोड़ दो तुम। तो तुम हिमाचल में 4 सीट और उत्तराखंड 5 सीट। उड़ीसा में बीजू जनता दल की वहां सरकार है, वहां की क्षेत्रीय पार्टी, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जिस तरह बीजेपी को मजबूत बना के दिखा रहे हैं ओडिशा में। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक मतलब आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है। हम कह रहे हैं सब दे दो उनको, तब भी क्या हो रहा है? क्या आप जो 4 सीट हिमाचल, 5 सीट उत्तराखंड, दिल्ली में आप 7 सीट, इसके बल पे आप सरकार बनाएंगे? हरियाणा की जो है आप बीजेपी को 8 सीट दे रहे हो, फिर भी वो 10 जो है उससे 2 कम है, लेकिन असलियत क्या है कि वहां बीजेपी 3 से 4 सीट से ज्यादा मैक्सिमम उससे वो नहीं ला रही। हम हरियाणा की 10 भी दे देते हैं चलो। अरे ये 120 130 का आंकड़ा नहीं पार कर रहा है। जब तक उनकी मैसिव थंपिंग विक्ट्री यूपी बिहार में नहीं होती है, थंपिंग का मतलब 70-75 सीटें यूपी में और बिहार में 40 की 40, और सुन लीजिए महाराष्ट्र में कम से कम 48 में 40, जो कि खुद एग्जिट पोल निगेट कर रहा है। महाराष्ट्र में तो एग्जिट पोल भी इनको 20 से 25 तक सीमित कर रहा है, दे रहा है ना। तो आप ये बताइए, जब तक आप पूरा हिंदुस्तान जीत लीजिए, जब तक इन 3 राज्यों में बीजेपी कम से कम 60 से 65-70 सीटें, बल्कि ज्यादा 400 लाने के लिए तो उसको 90% स्ट्राइक रेट चाहिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में 90%, जो कि 90% खुद ये नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, इनके लॉजिक में खुद ही अंतर्विरोध है। बिल्कुल, अपने लॉजिक में खुद ही फंस रहे, जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें फंस रहे। एक आखिरी सवाल अमरीश जी, लाइव खत्म करेंगे, कि कुछ लोगों का ये मानना है, इवन बहुत सारे जो आजाद पत्रकार हैं, अजीत, अंजुम, रविश, ये लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी अपने इत्तेहादियों से हट करके। कांग्रेस वगैरह की जो सारी सीटें आएंगी तो अलायंस की इतनी सीटें आएगी, सिंगल किसी पार्टी की नहीं होगी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की हैसियत से बीजेपी को ही सरकार बनाने की दावत दी जाएगी, बीजेपी सरकार बना लेगी और बहुमत साबित करने के लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा और फिर बीजेपी तोड़फोड़ करेगी, पैसे का इस्तेमाल करेगी। ये लोगों के मन में खदशा है अभी तक, और ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि बीजेपी अगर 272, 273 जो चाहिए, वो अगर मोदी के नेतृत्व में नहीं बुलाती तो फिर नेतृत्व पे सवाल उठ जाएगा। फिर बीजेपी के अंदर क्या होगा उस पे ध्यान देना अजीत, अंजुम और रविश कुमार, कि बीजेपी के अंदर उनको नहीं पता है क्या कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, गडकरी को लेके क्या चल रहा है, बीजेपी के अंदर तमाम और नेताओं को लेके क्या चल रहा है। पूरी ये एक बीजेपी और बीजेपी क्या, बीजेपी को जेपी नड्डा जितना कहें कि आरएसएस की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा इलेक्शन के पहले, और ये कभी बीजेपी के इतिहास में या उसके पहले जनसंघ के इतिहास में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2014 में मोदी की सरकार थी, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, कभी किसी ने कहा कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है? जेपी नड्डा ने कहा इस बार कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, कहा ना। तो कंट्रोवर्सी थी क्या? नहीं, इसके पीछे आप खुद ही सोचिए कि अगर उनको जरूरत नहीं भी होती तो ये कहने की क्या जरूरत थी? ये कोई कहने की बात है? इसका मतलब है कि भयंकर मतभेद है।
इसका मतलब है कि बिल्कुल लाइन खिंच चुकी है। आप ये बताइए, मैं किसी अपने गुरु से आता हूं, मैं ठीक, मुझे उस गुरु की जरूरत नहीं, तो मैं खुल के कहूंगा कि वो मुझे उसकी बिल्कुल, जरूरत नहीं। लेकिन ये कहने का मतलब है कि आपके पीछे बहुत ज्यादा विवाद है, आरएसएस भी इस मर्तबा आपको नहीं चाह रही है। एक ये भी कि जो मोदी जी है, मतलब चूंकि जो बीजेपी का वो आया चुनावी पूरा तरीका, उनका मैनिफेस्टो, तो उसमें बीजेपी को कम क्रेडिट दिया जा रहा है, बीजेपी का नाम कम इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी का देश, और मोदी आपके वादे को पूरा करेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी अकेले हावी हो रहे हैं और बीजेपी के दूसरे नेताओं को किनारे लगा रहे हैं, आरएसएस की भी बात ही नहीं मान रहे? देखिए, अभी आप देखिए, जो प्रभु चावला हैं, वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने खुल के कहा मैं संघ का कार्यकर्ता हूं। इंडिया टुडे ने सबसे पहले एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल शुरू किया इस देश में, प्रभु चावला ही थे। वो सब देखते थे। आज वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, आरएसएस के शाखा के मेंबर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरा इलेक्शन मोदी पर है, कि मोदी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी आरएसएस कुछ नहीं है, मोदी ही ने कहा है कि ये इलेक्शन की हार जीत सब मतलब मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। इसके यहां तक उन्होंने कह दिया है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, कि वो जो है अवतरित हुए हैं, ये उन्होंने अपने मुंह से कहा। दूसरे लोग कहते थे, चंपत राय ने कहा, एक दो और लोगों ने कहा। उन्होंने अब की बार ये संबित पात्रा ने कहा कि जगन्नाथ जो है वो उनके पैरों पे गिरते हैं। इस बार उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो मतलब जीसस क्राइस्ट टाइप एक फिगर वो मतलब है, या अवतरित हुए हैं, कहीं से अवतरित हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आरएसएस की थिंकिंग में नहीं है। आरएसएस किसी व्यक्ति को अवतारित नहीं मानता है। देखिए, ये आरएसएस खुद अपने आप को मानता है कि जो संघ की विचारधारा है वो एक अमूर्त विचारधारा है, वो दैवी विचारधारा है, वो संघ मानता है, किसी व्यक्ति को नहीं मानता है। आपको बता, बहुत अंदर से मैंने आरएसएस को देखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। मैं हमारे फैमिली में कांग्रेस और वामपंथी के साथ साथ आरएसएस के लोग भी रहते थे। आरएसएस की थिंकिंग यही है, उनके लिए ये मतलब बड़ी ही शर्म की बात है। और वो लोग खुद बहुत अपने को वो समझ रहे हैं कि एक हमारा आदमी अपने को भगवान कह दे। और इतना संघ का जो मतलब गुरु गोलवलकर को उन्होंने निगेट कर दिया, हेडगेवर को निगेट कर दिया, इतने बड़े बड़े जिसका नाम ले लेके मोहन भगवत आज आरएसएस को यहां तक लाए हैं, उनको निगेट कर दिया और खुद को अवतार बता दिया। आप बताइए, आरएसएस मतलब आरएसएस तो पूरी तरह से इस चीज में लगा हुआ है कि किसी भी तरह सरकार ना बने मोदी की। तो और इस चीज को आरएसएस की कोशिश है, आरएसएस लगी हुई है कि मोदी की सरकार ना बने। हाँ, और क्या भाई, आप ही बताइए कि ये चीज कैसे हो सकती है कि आप ये कह दें कि हम, जैसे मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी में अगर कोई नेता होता, स्टालिन बहुत बड़े नेता थे, वो भी, उनका भी कल्ट फिगर था, उनको भी लोग एकदम जैसे ऑलमोस्ट डेमी गॉड मानते थे। अगर वो ये कह देते कि मुझे लेनिन की जरूरत नहीं, मैं भगवान ने तो हमको भेजा है, और लेनिन और उसके पहले जो मार्क्स वो सब बेकार हैं, या उनका नाम ही नहीं लेते, या कहते हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम ही हैं सब कुछ। वो उन तक ने नहीं कहा, माओ से तुंग ने नहीं कहा, बड़े बड़े हिटलर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान। ये जो चीज है, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो इनका स्टेप है, ये दिखा रहा है कि ये किसी भी तरीके से हारने से डर रहे हैं, क्योंकि हारने के बाद सीधे जेल का रास्ता है ना, उसमें बीच में कुछ नहीं है। मोदी शाह के लिए वो जेल का रास्ता है। और उसके बाद लगता है कि कांग्रेस में ये दोनों गुजरात दंगों के सीधे मुलजिम थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी 2004 में और मोदी अमित शाह के खिलाफ वैसा ही कार्रवाई नहीं कर सकी जो होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कब अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो मोदी, अमित शाह, बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई कर सकते हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, जिस तरह इनके लोगों को परेशान किया जा रहा है? भाई देखिए, बात यहाँ गुजरात दंगों की केवल नहीं है ना, बात यहाँ पर यह है कि जो पीएम केयर्स फंड है, जो उसके बाद अभी जैसे एक डिजी यात्रा ऐप शुरू हुआ है, उसके बाद जो अडानी की वेल्थ है, बहुत सारे, मतलब आप ये सोचिए कि इनको जेल भेजने के लिए अमित शाह मोदी को, वो अगर उस चीज को नजरअंदाज भी कर दे, हालांकि वो बहुत बड़ा इश्यू है जो इनका रोल था 2002 में, हम कह रहे हैं 1 मिनट के लिए उसको अलग भी कर दीजिए, उसके बाद इतने केसेस, इन्होंने जिस तरह से परेशान किया, और राहुल गांधी ने जो कहा था कि बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब वो सत्ता में एक दिन नहीं रहेगी तो उसका क्या होगा, यही बात तो
ये राहुल गांधी ने कही ना कि उसके बाद कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये सब बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भाई उनके पास भी सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्कैम्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं, भ्रष्टाचार के स्कैम्स में। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम है, उससे बड़ा कोई स्कैम ही नहीं है दुनिया में। उससे बड़ा स्कैम कि आपने डोनेशन लेके बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए पब्लिक के पैसे। आपने डोनेशन, बीफ कंपनियों से, बीफ के खिलाफ बीजेपी की पूरी राजनीति है और बीफ कंपनियों से डोनेशन ले रहे थे। डोनेशन लिया और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट दिए, और प्रोजेक्ट तो जनता के, ये प्रोजेक्ट तो जनता के पैसे के है ना। इसमें तो इनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइम, इनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हो जाएगा। ईडी इनके घर पे होगी अगले दिन ये चुनाव हारते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बहुत स्टेक्स हाई हैं और इसीलिए 4 तारीख को कुछ भी हो सकता है। इसमें ये भी संभावना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार ना बने। अगर बनती है तो देखिए उसको ऑपोजिशन मानेगा नहीं। पहली बार हिंदुस्तान में होगा कि एक रिजल्ट को ऑपोजिशन मानेगी नहीं, जनता सड़क पे नहीं आ मानेगा। अगर रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा इंडिया के फेवर में तो अपोजिशन क्यों नहीं मानेगा उसको? इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो ये कहेगा कि ये जो इलेक्शंस हैं ये मैनेज्ड है, और ये ऐसा नहीं होगा कि वो लास्ट में जाके कहेगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। वो जो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी, उस काउंटिंग की प्रक्रिया में ही आप देखिएगा कि बहुत जगह से बॉयकॉट होगा, क्योंकि उसमें 2022 में देखिए क्या हुआ, जो कि उस समय अब अखिलेश भी अब रिग्रेट करते हैं कि उनको करना चाहिए था। उनका जो आखिरी ट्वीट आया उसमें भी देखिए बड़ा इमोशनल थे वो, 100 सीटें कम से कम वो हारे। उसमें क्या हुआ, उसमें मैं आपको बताऊं, लखनऊ नॉर्थ 2022 में पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी और वो एक बड़े बीजेपी लीडर से लीड कर रही थी। 2 बजे डीएम आए, उन्होंने काउंटिंग रुकवा दी और काउंटिंग जब फिर से शुरू हुई तो उसमें पूजा शुक्ला हार गई। अब सब ये इस तरीके से कम 100 जगह ये 100 सीटों पे ऐसा 100 से ज्यादा सीटों पे इस तरह से हुआ। तो ये जब प्रेसिडेंट सामने है तो इस बार तो तैयारी है ना, इस बार तो लोग इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि जरा सा भी तुम अगर ये गड़बड़ी देखो तो उसमें तुरंत तुम बॉयकॉट करो। और अगर वहां पर दवा, अच्छा अभी जो बात आई कि एआरओ की सीट पे, जो असिस्टेंट आरओ है उसकी सीट पे विपक्ष के काउंटिंग एजेंट नहीं बैठेंगे, जो आज की कंट्रोवर्सी है, जिसको लेके जयराम रमेश और एक कांग्रेस के और लीडर, उन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बात सामने आ रही। उसके बाद इलेक्शन इस कंट्रोवर्सी को जरा डिटेल्स में बताइएगा अमरीश जी। ये कंट्रोवर्सी ये थी कि जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि एआरओ जो है, जो एआरओ की टेबल होती है, क्योंकि काउंटिंग में क्या होता है अभी नए ईवीएम काउंटिंग में एक उधर होते हैं काउंटिंग जो काउंट कर रहे होते हैं ऑफिसर, वहां स्क्रीन लगी होती है और काउंटिंग जो पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो इधर होते हैं। बीच में एक बड़ा एक मतलब वो एक तरह से लोहे का बाड़ा टाइप एक बनाया जाता है। हाँ, वो पहले नहीं था वो लेकिन उसमें जो एआरओ है, एआरओ जो होता है जो उसके साथ, और ये विधानसभा में नहीं है, ये लोकसभा के लिए, एआरओ के साथ काउंटिंग एजेंट्स बैठ सकते हैं अंदर उस बाड़े के अंदर। तो वो उनको उससे बाहर करने की बात थी। तो जब ये बात जयराम रमेश बोले उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऑपोजिशन के काउंटिंग एजेंट्स एआरओ की टेबल पे बैठ सकते हैं। अब देखिए बहुत छोटी सी बात है, आम जनता को नहीं पता है सर, ये बहुत छोटी, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें अगर आपने, क्योंकि उस तरीके से भाई कोई भी जीत रहा हो, आप किसी को भी जिता सकते हैं, अगर प्रशासन आपके साथ है तो आप किसी को भी जिता सकते हैं। परसेंटेज का जो मुद्दा शुरू में उठा था कि शुरू के 2 फेजेस में जो चुनाव हुए और 6-7% बढ़ा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया, बाद में मांग की गई थी कि हर पोलिंग बूथ की अपडेट दी जाए, लेकिन उसको वेबसाइट पर अपलोड करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे दी। तो क्या अपोजिशन इसको भी मुद्दा उठाएगा अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है तो? देखिए, इसको मुद्दा तो लगातार उठाया जा रहा है और ये मुद्दा उठेगा। अब ये भी हो सकता है बहुत जगह, देखिए बहुत जगह क्या होगा कि जो ऑपोजिशन की तैयारी भी है कि जो वोट उस कंस्टिट्यूएंसी में जितने वोट हैं, जितने लीगल वोटर हैं, कई जगह उससे ज्यादा वोटिंग निकलेगी। आप देख लीजिएगा, उससे ये पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार पहले, अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी ये कुछ सीटों पे हुआ था, ये और भी सीटों पे ये इस तरह की चीजें हुई हैं
कि अभी अभी एग्जिट पोल में भी आप देखिए तो कहां पर मैं देख रहा था, हिमाचल में 4 सीटें हैं, एनडीए की 6 सीटें दिखाई, चाणक्य ने दिखाई, जो कि इतना वो वो राजस्थान का उल्टा था। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं और उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि 38 लोकसभा की सीट। वही मैं कह रहा हूं ना। तो इसमें देखिए, ये गुजरात 2017 में भी ये चीज आई थी कि जितना वोट पोल हुआ है उससे ज्यादा अल्टीमेटली काउंट हुआ। ये चीजें अब पहले क्या होता था, ऑपोजिशन ओवरऑल रिजल्ट मान लेता था कि हाँ ठीक है हम हार गए, क्योंकि भाई जबकि बहुत क्लोज होता था, चाहे वो 2017 गुजरात हो चाहे 2022 यूपी हो अल्टीमेट। लेकिन इस बार वो लोग ये समझ गए हैं कि ये जो धांधली इस लेवल पे, काउंटिंग के लेवल पे होती है, इसको हम रोकेंगे, और अगर नहीं रोक पाए तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये देखिए तय है, क्योंकि ये चीज जो है इस बार आर या पार है। और इस बार जनता भी, आप ये देखिए कि आप जब दलित वोट को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, और मैंने दलितों को 1993 के चुनाव में मैंने लड़ते हुए देखा है। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में था और पत्रकारिता में जस्ट नया आया था। 1993 के चुनाव में मैंने देखा जब दलित ओबीसी मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना था गरीबों का, और वो उसने बीजेपी को हराया था, और उसके में कितनी मतलब इतना वायलेंस हुआ था। उस वायलेंस के मुकाबले कभी भी वायलेंस नहीं हुआ जो यूपी में 93 में हुआ था, अगर लोग याद करें। 92 में भी उतना नहीं, कभी नहीं हुआ था। 93 में जो वोट के लिए लड़ाई हुई थी, उसमें देखिए एक एक वोट के लिए लड़ाई हुई थी, और दलितों ने हाथ में हथियार लेके लड़े थे। तो वो स्थिति जो है, आप देखिए 4 जून या 4 जून के बाद ऐसी स्थिति, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हमको लोकतंत्र को की बेसिक चीजों को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, वो भी नेशनल इलेक्शन में। तो ये चीजें जी, ईवीएम का भी कुछ इसमें दखल रहेगा क्या? अपोजिशन की तरफ से ईवीएम पर भी ठेकरा फोड़ा जाएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं ठीकरा, देखिए इस बार ठीकरा ईवीएम से ज्यादा जो ईवीएम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्रशासन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर रहा है। देखिए आप देखिए, इन्होंने सेना के जो सबसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका 1 महीना एक्सटेंशन कर दिया। पार्लियामेंट को सीआईएसएफ और ये पार्लियामेंट में सिक्योरिटी डबल कर दी। सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस है। मैं बलिया में गोरखा रेजिमेंट को देख के आया खुद अपनी आंखों से, कोई भी चेक कर ले। उसके बाद आप देखिए तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को, तमाम लोगों को जेड सिक्योरिटी देने की बात की। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? ये किस चीज की तैयारी हो? अब हम कह रहे हैं ये अगर, तो ये भी हो सकता है कि ये वहां पर उस दिन कॉन्फ्लिक्ट हो 4 जून को, और ये कह दें कि अब ठीक है, अब हम सब काउंटिंग बंद करते हैं हम, और इसकी प्रक्रिया, मतलब कुछ भाई जो इनके पास पावर्स हैं उसमें इमरजेंसी तक भी लग सकती है। मैं ये कह रहा हूँ इमरजेंसी तक की सिचुएशन आ सकती है 4 जून को। एक नैरेटिव ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी जिक्र किया कि अगर इनकी हार हो जाती है, इंडिया अलायंस को मेजोरिटी सीट मिलती है, बीजेपी हार जाती है, तब भी ये लोग पार्लियामेंट को खाली करने वाले नहीं है या रिजाइन देने वाले नहीं है, सरकार में ही अपने आप को बाकी रखेंगे और हर तरह के हरबों का इस्तेमाल करेंगे। एक नैरेटिव ये भी पेश किया जा रहा है। उसमें देखिए उसमें ट्रंप का एग्जाम्पल है ना जी, डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल है ना 2020 में, कि उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया था। फिर उनके लोगों ने 2020 का इलेक्शन था, 2021 में उन्होंने अटैक किया पूरी जो मतलब जो वहां का जो होता है सेनेट होता है उस पर, नहीं सॉरी व्हाइट हाउस पे अटैक किया था। तो वो तो पूरा उसके ऊपर केस चला है, उसके ऊपर ट्रंप के कुछ कन्विक्शंस हुए हैं, अभी वो सब मामला चल रहा है। ऐलान होगा जुलाई में, लेकिन वो मुजरिम करार दिए गए हैं। वो मुजरिम, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो वो तो एक दुनिया की सबसे बड़ी, भाई इंडिया सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे बेहतर तो हमको यही सिखाया जाता है अमेरिका है, यहाँ पर धांधली वगैरह नहीं होती। लेकिन उसमें भी देखिए 2000 में भी चुनाव हुए थे, धांधली की बात आई थी। और 2020 में भी देखिए बड़ी लंबी काउंटिंग चली थी, एक मतलब, अच्छा वहां पोस्टल बैलेट से होता है, वहां ईवीएम तो है नहीं अमेरिका में। तो पोस्टल बैलेट में गिनते मुझे अभी भी याद है, कम से कम 2 दिन लग गए थे पूरा रिजल्ट आने में, और अल्टीमेटली ट्रंप हारा, उसने सीट छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद जब ये सब इस टाइप के लोग, जब लोगों ने वायलेंस किया, ट्रंप के फेवर में वायलेंस किया, तब वो हटा है। तब वो उसने कहा, वो भी ये कहते हुए हटा है कि हमको हरवाया गया। तो ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली भाई अगर
मान लीजिए ये सिचुएशन बनती है कि मोदी सरकार नहीं बन रही, मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये भी हो सकता है कि वो अपने ये भी हो सकता है, ये दोनों स्थितियां, उनके समर्थक सड़क पे आ जाएं, उनके समर्थक जो हैं वो वायलेंस करें। भाई जब अमेरिका में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? और जो अभी जिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये रिलाय कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं वो सब मेरे साथ हैं, मुझे मुझे ये विश्वास, और इसमें देखिए कोई इंफॉर्मेशन मुझे सीक्रेट है या ये ऐसी बात नहीं है, मुझे ये चीज पता है कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जो आम पुलिस वाला है या आम सिक्योरिटी वाला है वो इतना बड़ा वो नहीं लेगा, या इवन ऑफिसर्स वो इतना बड़ा वो नहीं लेंगे कि एक अगर इनकी हार होती है तो इनको बचाने के लिए वो मिलिट्री रूल लगवा दें, वो ये कर दें, उसमें सपोर्ट कर दें इनको। ऐसी स्थिति नहीं है अभी हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसी स्थिति अभी नहीं। तो फाइनली क्या आप मान रहे हैं 4 जून का जो रिजल्ट होगा किसकी सरकार बनेगी? देखिए मेरा अनुमान यह है कि इंडिया अलायंस 280 से 300 के बीच उसकी सीटें आएंगी, और अगर कुछ ऐसी ऊंच नीच, मतलब हंग पार्लियामेंट की भी एक स्थिति है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई, और फिर उसमें फिर ये होगा मैक्सिमम जो है वो इंडिया अलायंस की मान लीजिए 260 आ जाएंगी, एनडीए के 240 आ जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और फिर जो है ये होगा कि भाई वो नवीन पटनायक और जगन रेड्डी को इन्होंने 0 दिखाया, लेकिन कुछ सीटें तो मिलेंगी। तो नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और इवन चंद्रबाबू नायडू कितना बीजेपी के साथ हैं वो हम लोग को पता है, वो कितना विरोधी रहे हैं बीजेपी के। तो बहुत सारी चीजें, फिर तो एक ओपन मैदान होगा। और भी बिहार में इधर से उधर हो सकते हैं, अगर क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, और क्या कुछ तो भाई देखिए, अगर कुछ ऐसी बात होती है कि अगर हंग पार्लियामेंट आती, कोई हंग पार्लियामेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता आज की डेट में। हंग पार्लियामेंट, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से काउंटिंग का दिख रहा है मामला एग्जिट पोल वगैरह के बाद, उसमें हंग पार्लियामेंट आ सकती है। अगर बीजेपी को ये लगा कि भाई हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो उनकी भी ना बनने दो, तो हंग पार्लियामेंट आ सकती है। उस स्थिति में क्या होगा, ये देखिए अभी एक ऐसी चीज है जिसमें ये डिपेंड करेगा कि जो तमाम फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, वो कैसे एक्ट करती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो एग्जिट पोल वाले नतीजे आए, अगर एग्जिट पोल वाले नतीजे आए कि बीजेपी का स्वीप, क्लीन स्वीप, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड 303 के ऊपर, इस तरह के अगर ये नतीजे आए तो जनता सड़क पे आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अमरेश मिश्रा जी काफी देर से बातचीत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारा अपना अनुमान ये है कि 280 से 300 सीटें इंडिया अलायंस को आएगी, हर हाल में सरकार बनेगी। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इसको किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इनका ये भी कहना है कि अगर एग्जिट पोल की तरह रिजल्ट भी आ गया तो जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, सड़कों पर जनता आ सकती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके यहाँ क्या माहौल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर इसी तरह हम अहम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमरेश जी, आपने टाइम दिया और हमारे साथ बातचीत की आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत।